कोई बात नहीं, बिल्कुल। क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी है ना, आपके पास रिकॉर्डिंग का साइन आ गया? हाँ आ गया। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन है, फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन इन निकल। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी निकल की। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ बॉक के हिसाब से। ये किसके हिसाब से है? ऑफ बॉक के हिसाब से। अब अपन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले इंक्रीजिंग शेल ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग शेल ऑर्डर। और इंक्रीजिंग शेल ऑर्डर में कैसे आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। अब यदि अपने को 3d8 का z इफेक्टिव निकालना है तो 4s2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये आगे की तरफ है। हमेशा अंदर वाला शील्ड करता है, बाहर वाला शील्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यदि अपने को ये दोनों निकालने होते तो इसका कोई रोल नहीं था, यदि ये निकालना होता तो इनका कोई रोल नहीं था। अब आगे देखते हैं 3d8 के लिए, मतलब समझिएगा, जो 8th है वो तो सब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर अपने को इफेक्ट निकालना है, और बाकी के 7 मिलके उसको शील्ड करेंगे। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था एक बार एक एग्जांपल। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0.35 विच इज जो भी कुछ है। आगे अब यदि आप डी के लिए रूल्स देखेंगे तो उसके अंदर क्या था कि n-1 से लेकर मैं जितने भी हैं ऑन द लेफ्ट जो कोई है उन सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 है। तो 2 2 4 10 12 18 18 इंटू 1, तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। तो ये तो हो गया 18। 7 इंटू 0.35 कितना होएगा? 2.45। पक्का? हाँ सर। 2.45 मतलब सिग्मा कितना आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा 20.45। तो z इफेक्टिव कितना होगा? z इफेक्टिव हो जाएगा 28 माइनस 20.45 विच इज 7.55। ये कैलकुलेशन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जिसने मेरे को आंसर बताया वो जिम्मेदार है, मैंने नहीं किया। ठीक है, वैसे सही लग रही है देखने में तो, क्योंकि 7 2 सही है सर। ठीक है, हाँ सर 2.45 है। क्लियर है? z इफेक्टिव निकालना समझा? हाँ सर। हाँ सर। अब मान लो कि आपको 3s, समझिएगा ये z इफेक्टिव किसके लिए? ये z इफेक्टिव है फॉर ऑल 3D इलेक्ट्रॉन्स। सारे 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही z इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं हो कि अलग अलग होएगा। क्योंकि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से एक को नाम दिया a, एक को b, एक को c, एक को d, एक को e, एक को f, एक को g, एक को h, तो यदि a सब्जेक्ट है तो बाकी के ये अदर्स हो गए। यदि b सब्जेक्ट है तो बाकी के a और ये सब अदर्स हो गए। तो इसीलिए आपके पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके लिए निकाल रहे हो, मतलब D8 में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें उन सबका z इफेक्टिव एग्जैक्ट सेम है। सर आपने जो अभी लिखा वो फ्रेम के बाहर जा रहा है, फ्रेम ऑलमोस्ट स्क्वायरिश दिख रही है सर। नहीं सर, वो फिट टू फ्रेम करने से होता है। यार फिट टू स्क्रीन कर लो प्लीज। सर हाँ सर वो 0.85 का क्या था फिर पिछले बार हमने किया था? वो S और P के लिए था। अभी समझाता हूं। मान लो अब इसी के अंदर अपन थोड़ा सा क्वेश्चन इंप्रोवाइज कर देते हैं। अपन फाइंड आउट करते हैं z इफेक्टिव फॉर 3s इलेक्ट्रॉन इन निकल ओनली, डजंट मैटर। ठीक है, 3s इलेक्ट्रॉन इन निकल, तो 3s और 3p ये वाला एक ग्रुप है।
ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 इंटू सेम के कितने कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35, तो ये हो गया 2.45, और n-1 ये वाला हो गया, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, S और P में ही n-1 लगता है, तो ये लगेगा 8 इंटू 0.85 विच इज 6.8, और फिर ये 2 इंटू 1 यानी कि ये 2, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 11.25, ये आ गया क्या, शील्डिंग कांस्टेंट, तो Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा, Z इफेक्टिव आ जाएगा 28 माइनस 11.45 यानी कि 16.55, और ये किस किस के लिए है, ये इन 2 S के लिए और इन 6 P के लिए है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर, समझा। यस पक्का सब कुछ समझ गया है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ग्रेट, कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर तो बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल नहीं करेंगे क्या? करेंगे, पर यार स्लेटर ने नियम में नहीं लिया तो अपने पास कोई इलाज नहीं है। देख, हमारे अपने जो हाथ होते हैं ना, वो उसके हिसाब से बंधे हुए होते हैं कि अपन जो जिसने बोला उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ना चाहिए, वो अंदर की तरफ धकेलने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, पर स्लेटर ने नहीं बोला तो अपनी मजबूरी है, फिर अपन कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, वैसा है। साइंस की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि जो एट दिस लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे जब साइंस पढ़ते हैं, अभी आप लोगों ने पहली बार जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया है, वरना अभी तक आपने केमिस्ट्री नहीं, उसको मजाक बोलते जो आपने पढ़ा, तो एट दिस लेवल अपन कोई भी चीज अपने आप से नहीं अज्यूम कर सकते कि ऐसा होता है 100%, या ऐसा होता है 100%, ऐसा अज्यूम ही नहीं कर सकते। यस सर। सर हो सर? गया। बोलो। सर, और हर एक 3D के ऑर्बिटल पे हर एक 3D के इलेक्ट्रॉन पे उतना ही Z इफेक्टिव होगा क्या? बिल्कुल सही। सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। सर? बोल भाई। सर, और हमने जो ये ग्रुप्स बनाए 3s 3p फिर 2s 2p, वो तभी लेते हैं जब डी ऑर्बिटल का नहीं निकाल रहे होता, तब लेते हैं ना? मतलब पीछे वाले ग्रुप्स की बात कर रहे हैं? सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला था ना कि वो S और P का एक ग्रुप बनेगा, D और F का इंडिविजुअल बनेगा, तो वैसा वैसा तभी बनेगा जब हम S और P के Z इफेक्टिव निकाल रहे हो क्या?
नहीं, तब डीके निकालेंगे तब भी ग्रुप तो बनेंगी ना, ग्रुप बनाने में क्या दिक्कत है? सर पर तब ग्रुप बनाने का फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि सबका एक ही होगा। वो एक अलग बात है। हाँ। कॉपी हो गया सब, सॉरी सबका कॉपी हो गया? क्या बोल रहा हूँ यार। हाँ सर। यस सर। यस सर। मैं अभी भी फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर, अब पहला 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर 2 माइनस, और वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लोरीन का भी निकाल लो, बस इतना बहुत है। निकालिए, वेटिंग, एक एक करके आप आंसर बोलते जाइए, मैं वेट करता हूं। जरूरी है ये जानना। ठीक है सर ये तो वैल्यूज लर्न करने पड़ेंगे। नहीं नहीं यार, निकालने आने चाहिए। देख बेसिकली क्या होता है ना, अभी अपने को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर मतलब हम लोग रीजनिंग क्या बोले समझते हैं। मान लो आपको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है किसी एक एटम से, ये एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आप इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकाल पाओगे? यदि अट्रैक्शन होगा तो आराम से निकाल पाओगे, या फिर अट्रैक्शन कम होगा तो आराम से निकाल पाओगे? बताओ। अट्रैक्शन कम होगा तो। और अट्रैक्शन का पैरामीटर कौन होगा? जेड इफेक्टिव होगा। हाँ सर। तो अपन ट्रेंड्स बनाएंगे कि भाई जेड इफेक्टिव ऐसा हो रहा है कि जेड इफेक्टिव के क्या ट्रेंड है, जेड इफेक्टिव क्या इंडिकेशन देता है, जिससे अपन जो आगे की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनको मोर लॉजिकली समझ सके। आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पहले भी 10th में भी पढ़ी हैं, पर 10th में जब आपने पढ़ी तो आपने पढ़ ली, उनका लॉजिक नहीं सोचे, ना उनके एक्सप्लेनेशन सोचे। अब आप उनके एक्सप्लेनेशन सोचोगे। ठीक है, कॉपी करिए, ये सॉल्व करिए फिर बताइए। सर एक एक आंसर आपको बताते जाएगा। एक काम करो, कम से कम 3 करके बताओ यार, वरना मेरे लिए बड़ा वो हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा।
हाँ जी, अब मेरे पास मेरी स्क्रीन है तो बिल्कुल फर्स्ट का ठीक है, 3 है। वेद नारायण और हर्षल बिल्कुल सही है। अब आप एक एक का भी जवाब देना चाहे तो टेक्स्ट करके दे सकते हैं, आई डोंट माइंड, और बोल के देना चाहे तो बोल के दे सकते हैं, क्योंकि मैंने फोन ढूंढ लिया है अपना। प्रद्युमन जी का कहना है फर्स्ट का 3, सेकंड का 1.8, थर्ड का 6.4। सर वो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस करके बताना है क्या? हाँ मतलब जेड इफेक्टिव बताना है मेरे को। जेड इफेक्टिव सेकंड वाले में डाउट है। सर सिग्मा की वैल्यू डाली तो चलेगी बस। सिग्मा की वैल्यू का मेरे को क्या काम? मैंने जेड इफेक्टिव पूछा है तो जेड इफेक्टिव का आंसर देगा ना यार। ये सवाल किसने पूछा मेरे से कि यदि सिग्मा की वैल्यू दी तो चलेगा? सर आर्यन। आर्यन मेरे भाई, मैं तेरे से पूछूं कि तू कहाँ रहता है तो मैं घर बोलूं तो चलेगा? हम सब घर में ही रहते हैं ना आजकल, जब से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन से पहले फिर हम कहीं भी पाए जा सकते थे। हाँ, अब इसने मेरे से वेदिका कौन सा क्वेश्चन बोल रही थी बेटा, किसमें वो 24th ना? हाँ सर। ये रहा। अ, अ, 20 क्या नाम है वेदिका बेटा, 24 में बस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो 2PZ जो होगा ना वो उधर वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है बस। उसकी जगह पे 2P1 आएगा, 2PZ1। ओके सर। मुझे पता है सही बता रहा हूँ, मुझे ना आप लोग के आंसर, पहला आंसर सबका सही लग रहा है, दूसरा आंसर सबका गलत लग रहा है।
चलिए मैं सॉल्व कर दूं अब कुछ कुछ क्वेश्चंस, कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड में सॉल्व कर दे रहा हूं। सर जस्ट क्या हुआ? सर सेकंड का 1.45। यार सेकंड का मेरे को नहीं लगता 1.45 आएगा, तो आप लोग गलत आंसर बता रहे हो सेकंड का ना। दर्श सर मेरा भी 2.65 आ रहा है। let's solve that. चलिए फर्स्ट 3D, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ठीक है, अब जरा समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये है d1, मतलब इसमें बाकी और तो कोई है ही नहीं, तो ये जो बाकी ये जो मतलब इसमें 0.35 इंटू 0, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट करने के लिए ही नहीं है, और फिर बाकी 18 इंटू 1, तो टोटल आ गया सिग्मा इक्वल टू 18, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू 21 माइनस 18 यानी कि 3। तो पहले वाले का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब 4s इलेक्ट्रॉन है, समझ फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। अब 0.35 इंटू 1, जिस इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं उसके जो अदर इलेक्ट्रॉन है उसको 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.35। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9, तो 9 इंटू 0.85 यानी कि कितना हो जाएगा 6.8 और 7.65। ठीक है, और बाकी के ये 10, तो 10 इंटू 1 यानी कि ये 10, तो ये कितना आ गया 10 एंड 7 17, तो ये आ जाएगा 18 है ना। तो z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? z इफेक्टिव आ जाएगा 18 माइनस सॉरी 21 माइनस 18 यानी कि 3। तो दोनों का z इफेक्टिव 3 है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ सर। यस सर। सर वो 9 इंटू 0.85 सर कैसे 9 है? नहीं 8 इंटू 0.85 होना चाहिए। सर वहाँ पे 1 इंटू 0.85, क्योंकि 3D अलग होता है ना। 3D अलग है ना सर? हाँ सर। सर आप म्यूट हो। समझो n-1 रूल क्या बोलता है कि n-1 शेल ये पूरा का पूरा होगा ना भाई, ये सर n लेकिन है ये। 3D अलग अरे क्लब में है ग्रुप, ना? सुन ना, ग्रुप की बात नहीं, वो तो शेल लिखा हुआ है ना, ढंग से पढ़ रूल। क्या वो ग्रुप लिखा हुआ है कि वो शेल लिखा हुआ है? शेल लिखा है सर। तो फिर शेल को शेल की इज्जत देंगे कि ग्रुप की इज्जत देंगे? शेल की। बस दे दी। समझ में आया? अब यहां पर एक और चीज, इसका ये मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट shells orbitals can have same z effective। अब ये निकालिए, ये निकाल लिया है क्या? नहीं सर।
निकालो, वेट कर रहा हूं मैं। आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है यार, आराम से बिल्कुल चिल मार के। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दें। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। ऐसा है, ये कितने हो गए 6 इंटू 0.35 यानी कि ये हो गया 2.1। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन है 18। 18 इंटू 0.85 ये कितने हो जाएंगे 15.3। 15.3 और ये 10, तो ये कितना हो गया 15 27.4। 27.4 ही हुआ ना? हाँ सर, हाँ आंसर 7.6 आ रहा। 35 माइनस 27.4 7.6। फोर्थ का आंसर कितना आया भाई? फोर्थ के अंदर आप क्या करोगे समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 ये पूरा भर जाएगा? नहीं, ये पूरा भर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 0.35 और 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.45, ये हो जाएगा 6.8, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा
11.25, तो Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, तो 16 माइनस 11.25 विच इज 4.75। आप लोगों का भी आंसर यही आया कि कुछ और आया है? यही आया सर। ग्रेट, यही है। ग्रेट 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 ग्रेट। अब ये वाला पूरा सीक्वेंस करो फटाफट फटाफट। ये करने के बाद अपन एक्चुअल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एंटर कर जाएंगे। अश्मित, तेरा आंसर 5.75 कैसा है तेरा और सुजीत का आंसर, या मेरा गलत आया? सर काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो 4.5 का 5.5 हो गया था। ग्रेट, चलिए। अर्थ और वेंकटेश का कहना है लिथियम का Z इफेक्टिव इज 1.3। आप लोगों को आपके मॉड्यूल्स मिले क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आप लोगों को मॉड्यूल्स के लिए इंटीमेशन भी नहीं आया क्या अभी? नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके, क्योंकि हुआ ये कि मैं इतना आउट ऑफ रीच था ना इन 3-4 दिन की, मुझे खुद को नहीं पता क्या क्या हो गया। ओके, आराम से सॉल्व करिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटेगी मेरी। एक्सक्यूज मी सर। बोल भाई। सर वो कैसे डिसाइड करना? देखो पहले आपने जेड इफेक्टिव में पहले 35 से माइनस किया, फिर 16 से, तो वो कैसे डिसाइड करना कौन से नंबर से माइनस करना है? बेटा इतने जेड से माइनस करेगा ना। ब्रोमीन का जेड है वो 35 है, इसलिए अपन ने किया। सल्फर का जेड कितना है? 16 है, इसलिए अपन ने उससे किया। ये सब कर लो, एक काम और करना, सोडियम और मैग्नीशियम का भी निकाल लेना यार।
इनके बाद सोडियम और मैग्नीशियम का भी निकाल लेना। यदि किसी को एटॉमिक नंबर की समस्या है तो पूछ सकता है, डोंट माइंड बताने के लिए। सर अगर क्वेश्चन में मतलब अगर n-1 हाँ, वाला जो सेल है, अगर उसके अंदर समझो अगर 4 है तो F S P D सब हम सबको 0.85 से करेंगे क्या मल्टीप्लाई? बिल्कुल। अच्छा। चलिए मैं सॉल्व कर दूं क्या लिथियम बेरिलियम? आंसर बताना चालू करूं आपको? सर एक 2 मिनट रुक जाइए ना सर। एक क्या 2-2 मिनट रुक जाएंगे फिर नहीं क्या? सर 2 मिनट। रुक जाते हैं यार, ऐसा कोई जल्दी थोड़ी ना है, अपनी ट्रेन थोड़ा ना छूट रही है। अरे कैलकुलेशन मन में कर, माइक पे मत कर। ठीक है।
बिल्कुल सही प्रद्युमन। चलिए करके देखें, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिथियम का करते हैं। लिथियम से अपने बिल्कुल सारे एक साथ एक ही उसमें निकल जाएंगे। कोई ऐसा है जिसको कोई इसमें कोई चीज अटक गई? नहीं सर। देखिए लिथियम का लिखते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ठीक है। तो इसके लिए तो ये तो कुछ होगा नहीं, n-1 मतलब 2 इंटू 0.85 यानी कि 1.7। तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1.7 यानी कि 1.3। ये लिथियम आ जाएगा 1.3, बेरिलियम आ जाएगा 1.95, बोरॉन आ जाएगा 2.6, कार्बन आ जाएगा 4.25, नाइट्रोजन आ जाएगा 4. सर 3.25। सर कार्बन 3.25, ये आ जाएगा 3.9, ऑक्सीजन आ जाएगा 4.55, फ्लोरीन आ जाएगा 5.1, 5.2 और नियॉन आ जाएगा 5.85। पोटेशियम कितना आएगा? पोटेशियम के लिए अपने को फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, सोडियम निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 2 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 0.35 यानी कि 0.35, 8 इंटू 0.85 यानी कि 6.8 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 9.15। तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? z इफेक्टिव हो जाएगा सर सोडियम में 3s1 होगा। 3s1, तो ये हो जाएगा 8.8, z इफेक्टिव हो जाएगा 11 माइनस 8.8 यानी कि 2.2। तो यदि ये 2.2 होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा 2.85, कैल्शियम हो जाएगा 2.2, कैल्शियम हो जाएगा 2.85 और क्लोरीन कितना आ रहा है? क्लोरीन निकाल लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0.85 विच इज 0.35 which is 2.18 into 0.85 which is 6.8 plus 2 तो ये हो गया 8.9 प्लस 2, तो ये हो गया 0.9, ये हो गया 10। तो z इफेक्टिव हो जाएगा 17 माइनस 10.9 यानी कि 6.1। क्लोरीन आ जाएगा 6.1। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को एक भी डाउट है तो बताओ, मैं सॉल्व करके बताता हूं। मुझे कोई जल्दी कोई दिक्कत नहीं है। यदि z इफेक्टिव क्लियर है तो अपने को बाकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने में कम टाइम लगेगा। यदि z इफेक्टिव क्लियर नहीं है तो फिर अपने को बहुत समस्या आती है। इसीलिए इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट व्हाटसोएवर, हाँ बोलो भाई। सर लिथियम में 2 इंटू 0.35 होना चाहिए ना? 2 इंटू 0.35 क्यों होना चाहिए बेटा? लिथियम में इलेक्ट्रॉन क्या है? 1s2 2s1 है। तो सेम शेल में तो एक सेम शेल में तो शील्ड करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। हाँ सर समझा। सर पोटेशियम का एक बार बताओ ना। बिल्कुल, और बोरॉन का एक बार बताया था, दोनों बताया था, चलेगा। बोरॉन और पोटेशियम, एनीथिंग एल्स? सर कार्बन। बोरॉन कार्बन एंड पोटेशियम। चलिए बोरॉन ले लेते हैं। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी?
1s2 2s2 2p1, ये एक ग्रुप हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 0.35 और ये हो गया 2 इंटू 0.85, तो ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 1.7, टोटल आ जाएगा 2.4। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.4 यानी कि 2.6। बेटा बोरॉन क्लियर है? हाँ सर। आगे कार्बन 1s2 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बचे, तो 3 इंटू 0.35 विच इज 1.05 और ये आ गया 2 इंटू 0.85 यानी कि 1.7, टोटल आ जाएगा 2.75। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 6 माइनस 2.75 विच इज 3.25। बेटा कार्बन क्लियर है? यस सर। और पोटेशियम पूछा है, चलो पोटेशियम भी निकाल लेते हैं। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? सर 3p6 4s1 तक। बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब जरा देखो, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका 8 इंटू 0.85 और बाकी सबका 1, 10 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6.8, ये हो जाएगा 10 16.8। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 19 माइनस 16.8 यानी कि 2.2। भाई पोटेशियम का भी 2.2 आएगा और सोडियम का भी 2.2 आएगा। जो मैग्नीशियम का है 2.85 वही कैल्शियम का आएगा 2.85। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। आगे बढ़े, यदि ये जेड इफेक्टिव निकालना सीख गए तो आगे बढ़ जाए। सर 4s1 या का निकालना था ना हमें पोटेशियम में। बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला ना अपन ने। हाँ सर। एक और निकालना चाहेंगे क्या? आखिरी सर क्लोरीन का 6.1 है ना? सर बाकी है और लिखना। क्लोरीन का 6.1 है। सर एक बार नियॉन का बताओ ना क्या आएगा। या एक सेकेंड, नियॉन का और मेरे को किसका पूछा है? सोडियम का। अरुषि सोडियम और नियॉन, पहले सोडियम का निकाल देते हैं फिर नियॉन का निकाल देंगे। देखो आप लोग बिल्कुल फ्रीली सॉल्व करो इसको, आपको कुछ ट्रेंड भी समझाएंगे फिर। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका n-1 तो ये हो गया 8 इंटू 0.35 सॉरी 8 इंटू 0.85 विच इज 6.8, ये आ गया n-2 2 इंटू 1 यानी कि 2, टोटल आ गया 8.8, ये आ गया सिग्मा, तो z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? z इफेक्टिव आ जाएगा 11 माइनस 8.8 विच इज 2.2। नियॉन 1s2 2s2 2p6, समझो अब यहाँ पे कितने हैं? 7 है, 7 इंटू 0.35 विच इज 2.45 और ये 2, तो 2 इंटू 0.85 यानी कि 1.7, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो सॉरी ये हो जाएगा 4, तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4.15 विच इज 5.85। बेटा जी क्लियर है? नियॉन किसने पूछा था? सोडियम नियॉन सारे हो गए। अब देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो ना, मिटाता हूं, समझो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो
तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, और कितना इंक्रीजेस? बाय, अरे यार 0.65 पर एटॉमिक नंबर। चाहे पूरा देख लो। क्यों? क्योंकि आप जब मान लो आप एटॉमिक नंबर 11 से एटॉमिक नंबर 12 पे गए, तो आपने Z तो बढ़ाया 1 से और आपने सिग्मा इंक्रीज किया 0.35 से। इंक्रीज इन Z एंड इंक्रीज इन सिग्मा। इसीलिए जो इंक्रीज होता है वो 0.65 होता है पर एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? और आपको सोडियम और पोटेशियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम करके एक और चीज पता लग गई, वो क्या? कि Z इफेक्टिव कांस्टेंट डाउन द ग्रुप। नॉट ऑलवेज, ऐसा कुछ नहीं है, बट यस यूजुअली। ये दो चीजें अपने को पता लग गई और इसी के हिसाब से अपने ट्रेंड बनेंगे। ट्रेंड बनाने के लिए अपने को अब पढ़ेंगे अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपने को पढ़नी है वो पढ़नी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, टोटल जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे उसमें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4 प्रॉपर्टीज होती है जो अपने को पढ़नी होती है। डेंसिटी वो सब बाकी सब कचरा होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इट इज रेडियस ऑफ एन एटम या फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and farthest electron in atom। मतलब जो यदि ये न्यूक्लियस है और ये फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है रेडियस। ठीक है, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर आइसोलेटेड एटम क्या होता है? क्या आइसोलेटेड एटम? आइसोलेटेड एटम आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है इकलौता एटम, सिंगल एटम। ओके। जैसे O2 के अंदर सिर्फ O, वैसा होता है आइसोलेटेड एटम। नियॉन एक आइसोलेटेड एटम होता है। कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर अब बोल। सर वो डी ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव से ही रिलेटेड है ना? बिल्कुल है, जेड इफेक्टिव से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता, मतलब शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी और एफ के। ये कॉपी कर लो, और एक क्वेश्चन है जेड इफेक्टिव का जो आप घर से करके लेके आएंगे, वो है फाइंड आउट, आप कितना कॉपी तो करो उसके बाद दूंगा। सर वो इंक्रीज माइनस क्या है सर? जेड है या 2 है? इंक्रीज है, वो माइनस नहीं है, मतलब वो इंडिकेट करने के लिए है इंक्रीज। ये ले, इंक्रीज इन जेड 1, इंक्रीज इन सिग्मा 0.35, तो ये आएगा नेट इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। देवांग ये सब अपन कल बात करेंगे ना, ये अपने को अभी धीरे धीरे करके बात करनी है। अभी तो अपने को ये भी नहीं पता है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है ना।
अभी अपन बात करना चालू करेंगे, हल्लू हल्लू, टेंशन नहीं ले। आज अपन अभी लॉजिक्स में घुसना चालू किए हैं। बाय बाय टुमारो एटलीस्ट अपना एटॉमिक रेडियस का काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड फिर संडेज को या मंडे को जिस भी दिन में, मतलब फिर अपन देख लेंगे उसको एडजस्ट, टेंशन नहीं लो। एक क्वेश्चन करिएगा, फाइंड आउट Z effective for last electron या वैलेंस इलेक्ट्रॉन in mercury। बस ठीक है, ये होमवर्क है। 11 बज गए आई थिंक। तो आप प्लीज यहां तक पढ़ के आइएगा। कल अपन एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, एक एक क्लास की प्रॉपर्टीज है, तो कल रेडियस पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे। टेस्ट में यहां मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल आएगा, जो 7 तारीख को टेस्ट है उसमें, ठीक है। प्लीज कॉपी कर लीजिए। टाटा। हाँ बेटा बोलो। फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। बिल्कुल, लास्ट फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। सर वो क्या है, फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन Hg मरकरी। सुजीत सर वो ब्रैकेट में जो है, बेटा ये सुजीत में समझा नहीं, प्लीज क्या पूछ रहा है। सर मैंने उसके साथ एक फोटो अटैच किया है, मतलब उन्होंने एलिमेंट के बाद जो मैं ब्रैकेट में ऐसे नंबर्स दिए, तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव। अरे वो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब प्लस चार्ज। अच्छा दिविज क्या डाउट है बेटा तेरे को? जेड इफेक्टिव कांस्टेंट डाउन द ग्रुप में। भाई तेरे पास सोडियम और पोटेशियम का कितना आया? 2.2। मैग्नीशियम कैल्शियम का कितना आया? सेम। वही चीज क्लोरीन, मतलब आप जब पूरा देखोगे ना तो इन सब में ये ट्रेंड, कुछ कुछ में ट्रेंड फॉलो होता है। तो यूजुअली अपन ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि द इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता डाउन द ग्रुप, but it is usually a statement, it is not mandatory statement। बाय सर। बाय बाय। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं जनरली इन लूज टॉकिंग टर्म्स। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा जी। बाय सर। बाय बाय।